तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में कि भाई अप्लाई करना चाहिए कि एक बार के लिए अवॉइड कर दे। ठीक है, तो यार देखो, ये वीडियो हम लोग थोड़ा एक अलग अप्रोच फॉलो करेंगे आप लोग के सामने प्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जीएमपी का बात कर लेते हैं। अभी के टाइम में 9 पॉइंट के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अप्रोच के तरफ, और आप लोग बताना, ये वाला एक वीडियो में बना रहा हूँ, अगर आपको ये अप्रोच पसंद आएगा तो मैं आने वाले वीडियोस में भी इसी अप्रोच को फॉलो करूंगा। ठीक है, बहुत ही वेल रिसर्च्ड वीडियो है, और असल में हमने थोड़ा बहुत एआई का यूज़ किया है इस पीपीटी को बनाने के लिए। बट जो हमारे शब्द थे जो कि हम डायरेक्ट बोला करते थे, अब कुछ ना कुछ उसका शोकेस कर देंगे हम लोग पीपीटी के थ्रू। ठीक है, ऑब्वियसली मैक्सिमम वर्ड्स हमारे खुद के रहेंगे, कहानी हम खुद ही बनाएंगे, लेकिन अगर मैं आपको ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ तो मेरे को लगता है कि आप लोग के लिए थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा और वीडियो देखने में भी मज़ा आएगा, है कि नहीं? तो आप लोग बोलना कि आपको ये वाला अच्छा लग रहा है कि नहीं, अदरवाइज हम लोग ऐसे ही नॉर्मल जैसे करते थे वैसे करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, फंडामेंटल और बिजनेस एनालिसिस है। एंड यहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस लिखा है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बोला कि हम लोग एआई का यूज़ करके इस पीपीटी को बनाए। ठीक है, बट बिजनेस और फंडामेंटल दोनों को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे मैंने पर्सनली ये रेटिंग को प्रेजेंट किया है कि मेरे हिसाब से कैसा क्या रेटिंग है। मेरे को लगता है कि बैलेंस शीट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बिजनेस क्वालिटी ठीक ठाक बोलूँगा मैं, और कैश फ्लो का बहुत बड़ा एक तो इशू है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों बहुत बड़ा वो इशू बन रखा है अभी के टाइम में। और वैल्यूएशन वाइज मेरे को कंपनी थोड़ा सा महंगा लगता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो अच्छा बिजनेस है, बैलेंस शीट बहुत ही अच्छा है, और धीरे धीरे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। बट इन लोग का अगर आप देखोगे ना तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है जो कि एक नेगेटिव चीज़ है। मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करते जाऊंगा, बस वीडियो को एंड तक देखना। और आईपीओ का जो अपर प्राइस बैंड है वो 285 रुपीज़ रखा गया है, थोड़ा सा रीजनेबली वैल्यूड लगता है, बट एट द सेम टाइम इसको अच्छा प्राइस नहीं बोल सकते, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखा है नॉट एन ऑब्वियस बार्गेन। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि यार कंपनी का असल में बिजनेस मॉडल है क्या। कंपनी क्या करती है पता है क्या? स्क्रैप जमा करती है, यानी कि जो आप लोग यूज स्टील वगैरह को डिस्कार्ड कर देते हो, कबाड़ी वाले को बेच देते हो ना, वो कंपनी कलेक्ट करती है। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो ये लोग डायरेक्टली कबाड़ी वाले से नहीं खरीदते हैं, ये लोग फैक्ट्रीज को अप्रोच करते हैं। मतलब जो फैक्ट्री का स्क्रैप मेटल बच जाता है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसको कलेक्ट करते हैं। मतलब जो आम आदमी रोजमर्रा में जो कबाड़ी में स्टील बेचता है ना, ये लोग उसको नहीं लेते हैं। ठीक है, एंड इनगॉट्स क्या होता है, वो मैं अब अगर एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली ये लोग स्क्रैप तो जमा कर लिए, ठीक है, स्क्रैप जमा कर लिए, बट ना कभी कभी क्या होता है, आप स्क्रैप को डायरेक्ट पिघला के कुछ उसका यूज करने लायक सब्सटेंस नहीं बना पाते हो, तो आपको अलग से इनगॉट्स खरीदना पड़ता है। इनगॉट्स क्या होता है, स्टील का बार्स होता है, जैसे कि आप देखे होगे ना, गोल्ड बार, 1 किलो का गोल्ड बार होता है, आप लोग कई बार फोटोज में देखे होगे, वैसे ही अलग अलग वेट का स्टील बार्स होता है और अलग अलग मेटल्स का बार होता है। ठीक है, उसी को इनगॉट्स बोला जाता है, और जरूरी नहीं कि वो बार शेप में हो, कभी गोल भी होगा, कभी बहुत बड़ा बड़ा रेक्टेंगल होगा, कभी स्क्वायर होगा, मतलब अलग अलग वेट का, अलग अलग साइज का जो हीप ऑफ मेटल्स होता है उसको इनगॉट्स बोला जाता है। और फेरो अलॉयज क्या होता है, जो कुछ कुछ मेटल्स का मिक्सचर जो होता है ना, जैसे कि मान लो कि लोहा में मैग्नीशियम मिल गया, या फिर कुछ तो भी मेटल को, जो मिक्सचर मेटल जिसको बोलते हैं, आप पढ़े होगे, एक तो मेटल होता है, उसका मैं नाम बोल रहा हूँ, जो कि टिन को और ब्रोंज को मिला के बनाया जाता है, ना या फिर ब्रोंज को और जिंक को ठीक से ध्यान नहीं पड़ रहा है, बट आप फेरो एलॉयज का मतलब यही समझ के चलो, क्योंकि असल में मेरा केमिस्ट्री वीक है, तो मेरे को फेरो एलॉयज का मतलब यही पता है कि कुछ कुछ जो फेरस मेटल्स होता है उन लोग को एक साथ, मतलब हार्ड मेटल जिनको बोलते हैं, एक साथ मर्ज करके किसी एक पर्टिकुलर नए मेटल को जन्म देना, या फिर किसी एक पर्टिकुलर मिक्सचर ऑफ मेटल्स को फेरो एलॉयज बोला जाता है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ को परचेज करते हैं, स्क्रैप परचेज किया, इनगॉट्स परचेज किया, फेरो एलॉयज परचेज किया, फिर उसके बाद उनको पिघला दिया, और फिर कास्टिंग रोलिंग, यानी कि उसको सही तरीके से बनाया, जिस चीज़ का फाइनल एज अ फिनिश प्रोडक्ट कंपनी के बिजनेस को रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को बनाया, यानी कि कंपनी जो बेचती है, और फिर थोड़ा बहुत उसका हीट ट्रीटमेंट किया। जब भी ना मशीन को कास्टिंग या रोलिंग किया जाता है उसके बाद इसको हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, पता है क्यों? ताकि मेटल का मजबूती बन जाए। अब अगर किसी भी स्टील के प्रोडक्ट को आप पिघला दोगे और डायरेक्ट पिघला के किसी शेप में कन्वर्ट करके डायरेक्ट अगर बेच दोगे ना, तो वो बहुत कमजोर होगा। अगर आप उसका हीट ट्रीटमेंट कर दोगे तो जो जो भी चीज़ आप बनाए उसका मजबूती बढ़ जाता है, मशीनिंग वगैरह होता है। फिर उसके बाद कस्टमाइज प्रोडक्ट्स, यानी कि कस्टमर आपको जिस हिसाब से अपना रिक्वायरमेंट बोलेगा आप उस हिसाब से कस्टमाइज करके उसको दे दोगे। कुछ कुछ ऐसे जगह होती है, या फिर ऐसे कस्टमर्स हो सकते हैं आपके जिन लोग को ऐसा शीट्स चाहिए हो जहाँ पे धार थोड़ा ज़्यादा हो,
समझ रहे हो सकता है किसी को थोड़ा मोटा शीट चाहिए हो सकता है किसी को थोड़ा अलग तरीके का स्टील का प्रोडक्ट चाहिए हो, तो आप लोग उन सबको बना के देते हो, उसी को कस्टमाइज प्रोडक्ट बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ शीट ही बेचते हैं, बहुत कुछ बेचते हैं लोग, बट आई होप आप लोग समझ गए होंगे कस्टमाइज प्रोडक्ट यानी कि ये लोग ये सब जो प्रोसेस फॉलो करते हैं ना, उसको एट दी एंड अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर देते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 91.7% रेवेन्यू जो कि FY26 का था, वो आया है कस्टमाइज प्रोडक्ट्स। और कस्टमाइज प्रोडक्ट क्या है? एलॉय स्टील प्रोडक्ट, मेटल रोल्स और इंजीनियरिंग कास्टिंग्स। एलॉय स्टील प्रोडक्ट्स वही होता है कि भाई आप कुछ कुछ अलग मेटल्स को मिक्स करके स्टील का कुछ एक चीज़ बना दिए, या फिर आपको किसी एक स्पेसिफिक तरीके का स्टील का रिक्वायरमेंट आया। मान लो कि किसी दुकानदार ने आपको बोला कि भाई मेरे दुकान में जो जाली वाला स्टील है, रदर मोटा जाली वाला स्टील का डिमांड आ रहा है, तो एक काम करो, तुम लोग नॉर्मली थोड़ा पतला बनाते हो ना, उसको मोटा बना के दे दो। समझ पा रहे हो बात को? मेटल रोल्स यार आप लोग को पता होगा, वो जो बड़ा बड़ा डेथ रोल भी बोलते हैं कई बार, क्योंकि वो जब ट्रक में लोड करके लेके जाते हैं ना, वो इतना रिस्की होता है कि अगर वो ठीक से बंधा हुआ नहीं है और ट्रक का ड्राइवर ब्रेक मार दे तो वो फट से घुसेगा और ड्राइवर का वो जो सामने वाला पार्ट रहता है ना, उसको उड़ा देगा और ड्राइवर का डेथ हो जाएगा। तो मेटल रोल मतलब वही बड़ा बड़ा स्टील का चक्का जो रहता है ना, चक्का इन द सेंस जो गाड़ी का चक्का नहीं, अरे मतलब जो स्टील का जो बड़ा बड़ा रोल्स होता है उसको राउंड करके एक चीज़ में, आप सर्च कर लेना गूगल में, मैं ही आप लोग को दिखा देता, यहाँ पे कहीं इमेज भी नहीं है, बट आप सर्च कर लेना गूगल में, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वो भी ये लोग बनाते हैं और ये भी कस्टमाइजेबल रहता है। अब अगर किसी को थोड़ा मोटा मेटल रोल चाहिए तो उन लोग के लिए थोड़ा मोटा करके देंगे, किसी को थोड़ा पतला चाहिए पतला करके देंगे, किसी को ऐसा चाहिए कि भाई चारों तरफ धार थोड़ा ज़्यादा रहे, यानी कि बीच से मोटा रहे बट साइड से थोड़ा शार्प रहे, उस टाइप का बना के देंगे। और इंजीनियरिंग कास्टिंग्स एक ऐसा मतलब ऐसे स्टील प्रोडक्ट्स को बोला जाता है या फिर ऐसे मेटल प्रोडक्ट्स को बोला जाता है जो कि आप अपने कस्टमर्स के हिसाब से उन लोग को कस्टमाइज करके देते हो, ठीक है। मतलब मान लो कि माइनिंग कंपनी में इसका रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो माइनर बोलेगा कि भाई हम लोग को तुम खाली स्टील का ऊपर का पार्ट दे दो, नीचे का हम लोग खुद से कहीं और से जुगाड़ करेंगे, समझ रहे हो। कुछ उसको इक्विपमेंट बनाना होगा, वो आपको बोल देगा कि भाई मेरे को बस ऊपर का एक ढक्कन दे दो, नीचे का हम अपने हिसाब से बनाएंगे, तो आप अलग अलग शेप का ढक्कन बना के दे देते हो। तो वो इंजीनियरिंग कास्टिंग्स होता है, ठीक है। और कस्टमर्स इनके कौन है? ऑटो सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रशर्स और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। यहाँ पे इन सब का मतलब इस कंपनी का जो है स्टील का प्रोडक्ट और मेटल का प्रोडक्ट का यूजेज आता है, ठीक है। एंड बाकी हम लोग अगर आगे बढ़े, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन लोग का जो रेवेन्यू ब्रेकअप है वो स्टील एलॉय प्रोडक्ट से अराउंड 45% का आ रहा है, मेटल रोल से 26% का आ रहा है। मेटल रोल्स में आपको बता दिया, इंजीनियरिंग कास्टिंग्स पे आपको बता दिया, जो कि आप मान लो कि हाफ कंप्लीटेड प्रोडक्ट किसी कंपनी को चाहिए तो उन लोग को आप आधा बना के देते हो। मैं आपको एग्जांपल दिया था ना माइनिंग कंपनी का, कि भाई ऊपर का खाली ढक्कन बना के दे दिया, नीचे वाला माइनिंग कंपनी सोचेगा उसको कैसे क्या चाहिए। तो वही सब होता है इंजीनियरिंग कास्टिंग्स। और वैसा जरूरी नहीं कि हमेशा हाफ कंप्लीट प्रोडक्ट हो, आप कभी कभी प्रोडक्ट को कस्टमाइज करके उन लोग को बना के देते हो जो जिस हिसाब से वो लोग बोलते हैं। मान लो कि उनको कोई ऐसा व्हीकल चाहिए जिसका कि कैमशाफ्ट जो होता है ना, जो गाड़ी को बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है, वो खराब हो गया, तो उन लोग को थोड़ा हैवी कैमशाफ्ट चाहिए, तो उन लोग के लिए आप हैवी कैमशाफ्ट बना के दे दोगे। अब कैमशाफ्ट क्या होता है उसको भी आप गूगल में सर्च करना। बेसिकली आप देखे होगे जनरली इनोवा में वो क्लियरली दिखता है, जो टोयोटा का इनोवा रहता है ना, वो एक तो घड़ी के जैसा का चीज रहता है, मतलब बीच से मोटा रहता है और साइड में उसका दो ठो बेल्ट के जैसा रहता है, उसको बोलते हैं कैमशाफ्ट। तो वो सब भी इसी कैटेगरी में जाएगा इंजीनियरिंग कास्टिंग्स में। और इन तीनों का अगर आप देखोगे तो अराउंड 91% के आसपास का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है। और ये थोड़ा बहुत ये लोग जो बेचते हैं फोर्जिंग इनगोट, शाफ्ट, ब्लॉक्स वगैरह, इनगोट्स तो ये लोग खुद भी खरीदते ही हैं, बट ये लोग आगे भी बेचते हैं। और जो मेटल वगैरह बच जाता है, मेरे को लगता है कि उसका ये लोग इनगोट्स बना देते होंगे, शाफ्ट जो मैं आपको अभी एग्जांपल दिया, और ब्लॉक वगैरह, ब्लॉक मतलब वही जो बार्स में आपको बोला ना, वही वहाँ से इन लोग का रेवेन्यू बहुत ही कम आता है, तो ज़्यादा डिस्कस करके मतलब नहीं है। और जॉब वर्क, अदर जॉब वर्क यानी कि आप किसी के लिए कुछ काम कर, मतलब मान लो कि आपका कोई कस्टमर बोला कि भाई हमको एक काम करो, तुम अपना एम्प्लॉय को भेजो, मेरे दुकान में कुछ काम है, उसके बदले तुम थोड़ा पैसा ले लेना, उसी को जॉब वर्क बोला जाता है। या फिर आप किसी के लिए कुछ काम कर रहे हो, इन द सेंस कि छोटा मोटा काम कुछ आ गया, उसको जॉब वर्क बोला जाता है। तो वहाँ से भी रेवेन्यू कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ज़्यादा डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बोला कस्टमाइज प्रोडक्ट से रेवेन्यू 91% का आ रहा है। और यहाँ पे एक और देखने वाला बात यह है कि जो डोमेस्टिक रेवेन्यू है वो भी 91% का है, मतलब 91% ऑफ द रेवेन्यू इंडिया से ही आ रहा है और 9% रेवेन्यू से फॉरेन कंट्रीज से आ रहा है। और अगर आप ऑटोमोबाइल को देखो
देखोगे तो वहाँ उस एक अकेले सेक्टर से 38 का रेवेन्यू आ रहा है। वो एक तो रिस्की चीज़ है, बट एट द सेम टाइम रिस्की भी नहीं है। मतलब ठीक है यार, ऑटोमोबाइल में इसका प्रोडक्ट लग रहा है तो लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे, लेकिन एक सेक्टर के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। क्योंकि अभी के टाइम में अगर आप देखोगे ना, तो इंडिया में टू व्हीलर फोर व्हीलर सेक्टर एकदम बूम पे है, लेकिन ये हमेशा बूम पे नहीं रहेगा। आप कभी इनका चार्ट्स खोल के देखना, ये बहुत ही हाईली सिक्लिकल होता है। और अगर आप अमेरिका में भी देखोगे ना, तो टोयोटा हो गई, फोर्ड मोटर्स हो गई, और भिन्न भिन्न तरीके की, आप अपना उसको देख लो ना, एक जो कंपनी है पोर्शे कंपनी, सॉरी फेरारी, फेरारी को अगर आप देखोगे तो उसका तो अवस्था ही खराब है। अगर मैं आपको दिखाऊं, नहीं पोर्शे का था शायद वो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पोर्शे का जो शेयर प्राइस है पूरा बंटा फटा हुआ है इनका। अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखिए, ये पोर्श है जिसका लग्जरी कार आता है। तो ऐसा ही होता है, अभी इंडिया में टू व्हीलर फोर व्हीलर सेक्टर बूम कर रहा है, लेकिन ये हमेशा नहीं करेगा। तो अगर ये सेक्टर कभी प्रॉब्लम में आता है तो ऑब्वियसली बिहारी लाल जी को भी प्रॉब्लम आएगा, इस कंपनी को भी प्रॉब्लम आएगा। अब देखो, कंपनी का नाम ही ऐसा है कि कंपनी के नाम के आगे जी लग ही जाता है, बिहारी लाल। तो वही हिसाब से आपको देखना चाहिए। एंड थोड़ा अगर हम और आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ अच्छा चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो कि आपको इसके फंडामेंटल्स में देखने को मिलेगा, लेकिन इसके जस्ट बाद फंडामेंटली नेगेटिव चीज़ें भी आपको दिखेंगी। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, तो कंपनी का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई रेवेन्यू जो है 2024 में 446 करोड़ का था, बढ़ के 2025 में 507 का हुआ है, एंड अभी के टाइम में 534 का चल रहा है। कंपनी का एबिटा यानी कि काम का जी मुनाफा जिसको बोलते हैं, वो भी कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, ये बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ तो मात्र 9.4% से है, लेकिन अगर आप इसका पैट ग्रोथ देखोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो वो बहुत ही स्पीड से हो रहा है। एंड 34% से इसका पैट ग्रोथ हुआ है लास्ट 3 ईयर्स में। और इतना हाई पैट ग्रोथ क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है क्योंकि भाई कंपनी का एबिटा भी ऑलमोस्ट उसी के आसपास से बढ़ रहा है। एंड अगर आप एबिटा मार्जिन देखोगे तो 19% से बढ़ रहा है, यानी कि कंपनी नेट प्रॉफिट में ज़्यादा पैसा कैसे कमा पा रही है? इन लोग का इंटरेस्ट एक्सपेंस या तो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कुछ बच रहा होगा, क्योंकि एट द सर्टन पॉइंट जब आपका कोई एसेट जीरो हो जाता है ना, डेप्रिसिएशन काट काट के, उसके बाद आप फर्दर डेप्रिसिएशन नहीं काट पाते हो। वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। एंड अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएं तो अगर आप देखो यहाँ पे, अच्छा एबिटा मार्जिन सीएजीआर में नहीं है, जो रिसेंट डेटा खाली दिया हुआ है 19 का। ओके, रिसेंट में इनका एबिटा मार्जिन 19 रहा है, बाकी ये जो दोनों फिगर है वो सीएजीआर में दिया हुआ है। यार ये वाला डेटा देख के तो आप लोग को लग रहा होगा कि हाँ यार कंपनी तो फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा डेटा दिखाऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, तो कंपनी का यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेवेन्यू तो बढ़ रहा है। 2025 में 507 करोड़ का था, जो कि 26 में बढ़ के 534 करोड़ का हो गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे और यहाँ पे देखोगे ना, तो कंपनी का जो FY25 में जो वॉल्यूम था, मतलब सेल्स का वॉल्यूम था, वो अराउंड 89,100 मेट्रिक टन का था, जो कि असल में रिड्यूस हो गया 1%, रदर 1.5-2% के आसपास का इसमें डी ग्रोथ हुआ है। FY26 में वो रिड्यूस होकर अराउंड 88,152 करोड़ का हो गया, समझ रहे हो? तो 1000 करोड़ का रिडक्शन के बावजूद भी वॉल्यूम्स में, यानी कि कंपनी का माल कम बिक रहा है, तो उसके बाद भी कंपनी का रेवेन्यू कैसे बढ़ सकता है? अब आप ये सोच रहे होगे, अगर नहीं भी सोच रहे हो तो सोचने लग जाओ, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी का एनालिसिस करते हो तो आपको इन डेप्थ सोचना पड़ता है। ठीक है, तो कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू इसलिए बढ़ गया क्योंकि कंपनी का ना पर टन कमाई बढ़ गया। पहले कंपनी 2025 में 57,000 रुपीज पर टन कमा रही थी, अभी के टाइम में 60,500 रुपीज पर टन कमा रही है। क्या ये पॉजिटिव चीज है? बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन ये एक तरीके से नेगेटिव है। पता है क्यों? क्योंकि अभी ना स्टील सेक्टर पॉजिटिव सेक्टर में, रदर पॉजिटिव है बहुत ज्यादा। मतलब जो भी मेटल कंपनीज है उनका प्रॉफिटेबिलिटी ऑल टाइम हाईएस्ट पे चल रहा है। अब किसी भी इंडियन मेटल कंपनी को भी उठा के देख रहे हो, सारे ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई ग्लोबली सारे मेटल्स का रेट बहुत ही ऊपर की तरफ चल रहा है। हालांकि अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत करेक्शन आया है, लेकिन करेक्शन फेज के पहले इतना ज्यादा दाम बढ़ गया था कि वो लोग 2-2, 3-3 साल का प्रॉफिट अभी से करके बैठ गए। तो ये वो रीजन हो सकता है जिस वजह से कंपनी का प्रॉफिट जो है पर टन बढ़ गया हो। तो क्या ये परमानेंट रहने वाला? नहीं। लेकिन ये जो वॉल्यूम्स में डीग्रोथ हुआ है ना, ये क्या पता परमानेंट रह जाए। क्योंकि यार देखो, कंपनी को आप जब भी एनालिसिस करते हो ना, आपको हमेशा नेगेटिव होकर देखना है कि भाई मैं किस तरीके से कैसा पॉइंट को खोज लूं जिस वजह से मैं कन्विंस हो जाऊं कि भाई मेरे को इस कंपनी में पैसा नहीं डालना चाहिए। समझ रहे हो बात को? मतलब ऑब्वियसली आईपीओ का फाइनल डिसीजन इससे इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला है कि भाई कंपनी का वॉल्यूम में डीग्रोथ हो गया, मतलब सेल्स डीग्रोथ हो गया इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी।
हाँ, क्योंकि हम लोग मेजरली तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको आप समझ में आया होगा कि यार कंपनी ने भले ही कम माल बेचा हो, लेकिन स्टिल इनका रेवेन्यू इसलिए बढ़ा हुआ रह गया क्योंकि इनका रेवेन्यू पर टन बढ़ गया। और ये सस्टेनेबल नहीं है, ये इसलिए बढ़ा था रेवेन्यू पर टन क्योंकि मेटल साइकिल फेवर में था कंपनी के, ठीक है। और अगर आप एबिटा देखोगे तो वो बहुत स्पीड में बढ़ा, ये पॉजिटिव हो सकता है। क्योंकि अगर आप एबिटा बढ़ने का स्पीड देखोगे तो 7,000 था पहले, फिर बढ़ के 9,000 हुआ, फिर अभी के टाइम में बढ़ के 11,500 हो गया। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बढ़िया है। क्यों पता है क्या? यानी कि ये बता रहा है कि कंपनी के पास थोड़ा बहुत प्राइसिंग पावर है। वैसे ये सेक्टर कमोडिटाइज्ड है, लेकिन कंपनी के पास स्टिल थोड़ा बहुत प्राइसिंग पावर है, इसलिए कंपनी अब अपना एबिटा पर टन को बढ़ा पा रही है। अब ना यहाँ पे भी यही रीजन हो सकता है कि भाई कंपनी का एबिटा इसलिए बढ़ गया क्योंकि कंपनी ने शायद से पुराना माल सस्ते में ले रखा होगा, वो भी हो सकता है, कुछ नहीं बोल सकते। या फिर पुराने रेट में किसी कबाड़ी वाले के पास स्क्रैप पड़ा होगा, तो पुराने रेट में कबाड़ी वाले ने बेच दिया, उसके पास बहुत ज्यादा माल जमा हो गया होगा, रखने के लिए जगह नहीं होगा, तो वो सब भी हो सकता है। तो ज्यादा कमेंट्री हम इस पे नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग को थोड़ा बहुत पॉजिटिवली भी देखना चाहिए। हम लोग को ये मान के चलना चाहिए कि यार कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छा क्वालिटी का बना रही है, तो वो लोग उसके बदले हाई वैल्यू चार्ज कर पा रहे हैं। तो देखो आरएचपी में कंपनी ने ये लिखा है, जिस हिसाब से मेंशन किया वो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। आरएचपी में कंपनी बोलती है कि हमारा प्रोडक्ट मिक्स जो है, हम लोग हायर वैल्यू को अचीव कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग का प्रोडक्ट जो है महंगा बिक रहा है मार्केट में, इसलिए हम लोग का एबिटा बढ़ा है। लेकिन यार कंपनी जो भी बोल देती है वो सच होता तो कभी भी यस बैंक का स्कैम नहीं होता ना, कभी भी सत्यम का स्कैम नहीं होता ना। तो आपको चीज़ों को थोड़ा डीप में सोचना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो बट एबिटा पर टन रोज शार्पली, इसी वजह से जो है कंपनी का एबिटा बढ़ा, क्योंकि कंपनी को ऐसा लगता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है हायर वैल्यू की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। एंड हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स रिलेटेड रीच 57.8% ऑफ द रेवेन्यू। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स कौन से थे, तो हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स थे ये वाले, मेटल रोल्स, इंजीनियरिंग कास्टिंग्स और ये सब चीज़। मेटल स्टील ये इतना हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स नहीं था, मेजरली ये दो हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स थे। इन दोनों के वजह से कंपनी का बहुत ज़्यादा एबिटा बूस्ट हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों बूस्ट हुआ है, आपको अगर नीचे मिल जाएगा तो। हाँ, तो यहाँ पे अब थोड़ा बहुत हम वैल्यूएशन के ऊपर आते हैं। तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है, मैं इसको अच्छा क्यों बोला, क्योंकि भाई कंपनी के ऊपर डेट का कोई प्रेशर नहीं है। डेट टू एबिटा अगर आप देखोगे तो 0.18 का है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बढ़िया है। डेट इक्विटी देखोगे तो एकदम ही कंपनी के ऊपर लो नहीं 0.06। आरओसी बहुत बढ़िया, आरओई बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कंपनी में। एंड अगर आप आगे चल के देखोगे तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बोला था कि कंपनी का जो कैश फ्लो है उसमें प्रॉब्लम है। अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो पैट है वो 64 करोड़ का, दैट इज गुड, लेकिन कैश फ्लो जो है वो बहुत ही कम है, मात्र 27 करोड़ का। और जो कैश फ्लो बच गया, यानी कि सारा खर्चा वगैरह काटने के बाद एट दी एंड जो कैश फ्लो बच गया, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस जो आपका इन्वेंट्री बढ़ा वगैरह वगैरह, उसके बाद जो बच जाता है वो 0.9 करोड़ का ही है, ठीक है। और ऐसा क्यों है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का असल में जो सीएफओ है, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इतना कम क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी का इन्वेंट्री बढ़ गया 104 करोड़ तक, ठीक है। कंपनी का रिसीवेबल्स बढ़ गया लगभग 95 करोड़ तक, और कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल 93 डेज तक बढ़ गया। और लो एफसीएफ इज नॉट ऑटोमेटिकली बैड फॉर ग्रोइंग मैन्युफैक्चरर, बट इट मस्ट इंप्रूव ओवर टाइम। ये जो लो एफसीएफ है ना, ये खराब नहीं है, लेकिन बढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं बढ़ रहा तो कंपनी कभी अपना रिजर्व्स को स्पीड से नहीं बढ़ा पाएगी। वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। एंड अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो कंपनी के पास मोड क्या है, कंपनी का मोड यही है कि यार कंपनी कस्टमाइजेशन पे ध्यान दे रही है। और असल में क्वालिफिकेशन का यहाँ पे ये मतलब हो जाता है कि क्वालिफिकेशन का ये मतलब हो जाता है, मैं थोड़ा ज़बान मेरा फिसल रहा है और मैं भूल भी गया हूँ मैं क्या पढ़ा था इसके बारे में, हाँ याद आया। तो असल में ना इनका जो सामान ये लोग बेचते हैं, इनके कस्टमर्स को पसंद आता है, यानी कि इनके कस्टमर्स जो है कुछ क्वालिटी चेक्स लगाते होंगे कि भाई हम जो मेटल खरीद रहे हैं उसमें ये पर्टिकुलर केमिकल रहना चाहिए, उसका साइज़ ये रहना चाहिए, उसका मोटाई ये रहना चाहिए, उसका शेप ये रहना चाहिए। तो कंपनी का क्वालिफिकेशन उन सब चीज़ों में बहुत अच्छा है, इसलिए कंपनी के जो कस्टमर्स हैं इनसे माल ले रहे हैं। ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स ऑडिट वगैरह करते हैं, टेस्ट सप्लाईज वगैरह करते हैं, और फिर देखते हैं कि भाई कंपनी का माल सही है कि नहीं है। और कंपनी को मतलब जो भी इनके कस्टमर्स है उनको कंपनी का माल क्वालिफाइड लगता है, इसलिए वो लोग माल खरीद रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंटीग्रेशन, कंपनी सब कुछ बढ़िया से कर रही है, मेल्टिंग से लेके कास्टिंग तक, फिर हीट ट्रीटमेंट, मशीनिंग, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। और फिर अगर आप रिलेशनशिप देखोगे तो कंपनी का 84% रेवेन्यू रिपीट कस्टमर्स से आया FY 26 में।
बाकी अगर आप लोग थोड़ा आगे बढ़ोगे तो कुछ कुछ और पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे कि पैसा कहाँ जाने वाला है। तो 93 करोड़ का जो है फ्रेश इशू रहेगा। तो 93 करोड़ के फ्रेश इशू में से लगभग 19.6 करोड़ का तो ये लोग नया फैसिलिटी बिठाने वाले हैं सिविल वर्क के लिए, और दूसरा फैसिलिटी जो बिठाएंगे उसमें लगभग 36 करोड़ डालने वाले हैं। और फिर थोड़ा बहुत ये लोग सोलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्चा करने वाले हैं। डेट रिपेमेंट में एकदम ना के बराबर खर्चा करेंगे, लेकिन ठीक है, वैसे ही कंपनी के ऊपर डेट का कोई प्रेशर नहीं है, तो करे ना करे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और जो बचा कुचा पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी फ्रेश इशू का पैसा आ रहा है ना, वो मेजरली केपेक्स में जा रहा है, जो कि कंपनी का ऑब्वियसली इन फ्यूचर हेल्प करेगा अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में। अब कुछ कुछ नेगेटिव चीज़ों के बारे में वापस से आता है यार। ये लोग जो है कंपनी के प्रमोटर जो कि ओएफएच के थ्रू अपना माल बेच रहे हैं, ये राजेश गर्ग करके हैं जो कि 55 करोड़ का माल बेच रहे हैं, मतलब 285 इसका जो अपर प्राइस बैंड है वहाँ पे ये इनका माल का कीमत बन रहा है। लविश गर्ग करके कोई है वो 10 करोड़ का माल बेच रहा है, योगिता गर्ग करके कोई है 61 करोड़ का माल बेच रही है, और दिनेश कुमार गर्ग एचयूएफ करके कोई है वो ऐसे करके ये लोग इतना माल बेच रहे हैं। लेकिन अगर आप इनका खरीदी प्राइस देखोगे तो आपका माथा खराब हो जाएगा। इन्होंने जो है 1 रुपये में शेयर खरीदा था, 1 रुपया 12 पैसा में राजेश गर्ग ने, और बेच कितना में रहे हैं 285 में। कितना शेयर बेच रहे हैं 19,43,000। तो आप सोच के देखिए। और लविश गर्ग ने खरीदा था 2 रुपये 72 पैसा में, बेच रहा है 285 में, लगभग 3.5 लाख शेयर। तो वही वाला मामला है, ऐसे ये लोग कौड़ियों के भाव खरीदे हैं। 4 रुपये में कोई खरीदा है, कोई 5 रुपये में खरीदा है, कोई 90 में खरीदा है, और अनाप शनाप भाव में बेच रहे हैं। तो यही होता है, जब आईपीओ आता है तब इन्वेस्टर के पास ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, और ये लोग ले जाते हैं 200 पॉइंट का प्रॉफिट, 200 गुना का प्रॉफिट, 200% नहीं, 200 गुना का प्रॉफिट। वो हिसाब से देखना चाहिए। और अगर आप नीचे जाकर देखोगे तो आईपीओ का वैल्यूएशन के ऊपर अगर हम लोग 2 मिनट बात करें तो अपर प्राइस बैंड 285 है, जहां पे अगर आप मेरे से पूछोगे तो पी वाइज ठीक लगता है, बट कंपनी जिस सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है ना, इस सेक्टर में अगर तुम्हारा वॉल्यूम ग्रोथ घट रहा है, यानी कि तुम कम माल बेच रहे हो और तुम्हारा एबिटा बढ़ गया, मेटल का पॉजिटिव साइकिल में तुम्हारा एबिटा बढ़ रहा है और वॉल्यूम गिर रहा है, तो भाई ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज होता है। क्योंकि अगर इन फ्यूचर मेटल नेगेटिव साइकिल को फॉलो किया तो तुम्हारा एबिटा तो बहुत जल्दी क्रैश कर जाएगा, और तुम्हारा वॉल्यूम में पहले से ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो एक तो इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको आपको दिमाग में रखना चाहिए। और वो चीज़ देखते हुए मेरे को लगता है कि कंपनी महंगी है यार, इतना कोई सस्ता वैल्यूएशन नहीं है। लेकिन अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। रीजनेबली वैल्यूड है, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नॉट टू ह्यूज। मतलब ठीक है, नेगेटिव लिस्टिंग का चांस थोड़ा कम है, बट बिल्कुल भी नहीं होगा ये हम लोग गारंटी नहीं दे सकते। 2-3 पॉइंट के आसपास ऐसा लगता है पॉजिटिव लिस्ट होना चाहिए, बट नेगेटिव का भी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि भाई लिस्ट नहीं होगा नेगेटिव, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये नहीं बोल सकते हम। व्हाट मेक दिस कंपनी अ विनर, तो कंपनी को क्या विनर बना रहा है? तो सबसे पहला है हाई वैल्यू मिक्स। जैसा कि मैं आपको बोला कि कंपनी का एबिटा बढ़ रहा है, समझ रहे हो? तो कंपनी जिस तरीके से अपना प्रोडक्ट को बना रही है, जो इन लोग का प्रोडक्ट मिक्स है, उसकी वजह से कंपनी का धंधा बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव चीज़ है। और आगे चल के देखोगे तो कंपनी न्यू कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। मैं आपको बोला ना कि ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू में कहा 2 इन लोग फैसिलिटी खोल रहे हैं। और कैश कन्वर्जन साइकिल, जैसे कि मैं आपको पीछे बोला था कि कैश कन्वर्जन साइकिल इनका बहुत ज़्यादा हाई है, जब मैं आपको CFO और FCF के बारे में बता रहा था। और कंपनी एक्सपोर्ट्स भी अपना आगे बढ़ा सकती है। जैसा कि मैं आपको बोला, अभी के टाइम में कंपनी का 91% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही आ रहा है, और 9% बाहर से आ रहा है। तो कंपनी के पास स्कोप है बाहर अपना माल बेचने का, तो वो सब भी है। एंड अगर हम थोड़ा नीचे जाके देखें तो रिस्क जो जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए वो यही है कि भाई मार्जिन रिस्क है। कंपनी का एबिटा कभी भी गिर सकता है, क्योंकि अभी मेटल पॉजिटिव साइकिल में है, तो कंपनी का मार्जिन बढ़ रहा है, तो कभी भी ये गिर सकता है, 15-16 पॉइंट के नीचे जा सकता है, अभी 18 पॉइंट के आसपास है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल, यानी कि कंपनी का अगर इन्वेंट्री रिसीवेबल्स बहुत जोर से बढ़ता है, रिसीवेबल्स मतलब जो उधारी देते हैं ना पब्लिक को, इसको डेटर डेज भी बोला जाता है, तो ये सब पैसा मतलब इन्वेंट्री बढ़ना, रिसीवेबल्स बढ़ना, ये थोड़ा सा की चीज होता है। कस्टमर रिस्क होता है कि भाई इनको जो टॉप 10 कस्टमर से लगभग 49 पॉइंट के आसपास का रेवेन्यू आ रहा है, तो ये एक तो मेजर रिस्क है। कस्टमर का जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी किसी एक कस्टमर पे इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं है कि अगर एक भी कस्टमर टूट के चला गया तो कंपनी का रेवेन्यू पूरा ही बंटाधार हो जाएगा ना, वैसा नहीं है। अगर आप रॉ मटेरियल का मामला देखोगे तो स्क्रैप एलॉय प्राइसेस राइज फास्टर देन सेलिंग प्राइसेस। कभी कभी क्या होता है ना, जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि मैं आपको बोला अभी मेटल पॉजिटिव साइकिल में है, हालांकि अभी हर मेटल में करेक्शन आया है, लेकिन अगर मेटल का दाम वापस से बढ़ जाएगा तो इनका भी एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा, समझ रहे हो? स्क्रैप खरीदना इन लोग
को एलॉय वगैरह खरीदना है उसके लिए ज़्यादा दाम देना पड़ेगा, तो वो एक तो प्रॉब्लम आएगा जिसकी वजह से वापस से एबिटा स्क्वीज हो सकता है। एग्जीक्यूशन, अगर ये लोग जो नया प्लांट ओपन कर रहे हैं जिस हिसाब से ये लोग सोच रहे हैं उस हिसाब से नहीं हो पाया, अंडर यूटिलाइज्ड हो गया, तो ऑब्वियसली वो प्लांट से वो लोग उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना वो लोग सोचे थे, तो उसके वजह से क्या होगा, एबिटा फिर से गिरेगा। तो वही सब चीज़ है। गवर्नेंस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कुछ कुछ है, यानी कि इनका एक तो सब्सिडरी है BLC करके, उसके साथ इस कंपनी का लगभग 100 करोड़ के आसपास का रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रहा था 2024 में, बट रिसेंटली बहुत ही कम हुआ है। रिसेंटली जो मैं देख रहा था इन सम लैक्स, कुछ लाख में ही है, तो वो बहुत हद तक कम हुआ है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एंड BLC के बारे में बता दूं, वो इन लोग का ट्रेडिंग कंपनी है, इन लोग का ट्रेडिंग सब्सिडरी है, तो ऑब्वियसली रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वैसे तो बनेगा ही। तो फाइनल वर्डिक्ट का अगर हम लोग बात करें तो बिजनेस ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन इतना ठीक नहीं है। फेयर वैल्यूएशन यहाँ पे AI ने लिख दिया है, लेकिन मेरे को लगता है कि वैल्यूएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। और कैश कन्वर्जन साइकिल का एक तो प्रॉब्लम है कि भाई कंपनी का जो माल है, जो करंट इन्वेस्टमेंट वगैरह है और जो इन लोग का इन्वेंट्री है, वो एट द एंड कैश में कन्वर्ट बहुत ही लेट से हो रहा है। और कैपेसिटी एक्सपेंशन जो ये लोग कर रहे हैं उसका सही से बेनिफिट मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, कोई गारंटी नहीं है। और अगर बीच में कोई स्लो डाउन आ गया, बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया ग्लोबली, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम होता है मेटल साइकिल में, तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। और मार्जिन प्लस ROC अगर आप लोग देखोगे तो वो बेहतर हो रहा है, बट उसका भी रिस्क सर पे है, क्योंकि मेटल का पॉजिटिव साइकिल में इन लोग का मार्जिन और ROC बढ़ा हुआ है, जो कि नेगेटिव होगा तो कैसे रिएक्ट करेगा वो देखने वाला बात है। एंड बाकी तो यार आप लोग ये सब पढ़ लेना, देखने का मन हो तो, बट इतना कोई ज़रूरी नहीं है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और ये वाला स्टाइल कैसा लगा ज़रूर से बताना। और आफ्टर ऑल मैं अगर आपको अपना फाइनल वर्डिक्ट बताऊं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि रिस्क टेकर्स को छोटे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, लेकिन अगर आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम है तो आप चाहो तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो। तो यार आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना, और व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर से ज्वाइन करना, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो मैं कैश कन्वर्जन साइकिल बोल रहा था ना 93 डेज, वो एक तो बहुत बड़ा इशू है जो कि अच्छा हुआ इसी पेज में जाके वो ओपन हुआ। एंड वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। ये वीडियो तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, पता नहीं कितना मिनट का हो गया होगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बेहतर कोई यूट्यूबर आपको बताया होगा। बट एनीवेज जरूर से बताना कि आपको कैसा लगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।